कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री में लेकर आए हैं एक नया चैप्टर गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट चैप्टर आपके 11th क्लास में है केमिस्ट्री में, जो आपको अब नीट और जी की तैयारी के लिए प्रिपेयर करना है। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, यानी जो हमारा मैटर है, जो हमारा पदार्थ होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। वी नो दैट मैटर हैज़ 3 states. Number 1 solid, number 2 liquid and number 3 is gas. कैसे ये स्टेट्स एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, किस तरह से इनमें पार्टिकुलर अट्रैक्शन होता है, किस तरह से पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गैस की। तो बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 11 गैसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का नाम याद आता है, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। फिर उसके बाद आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो काउंट करके देखिए कितनी गैस बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में 11। इनमें से जो गैस है ऑक्सीजन, वो तो प्राणदायिनी है, हमको जीवन देती है। बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते, और बिना नाइट्रोजन के हमारे जो पौधे हैं वो खाना नहीं बना सकते, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेस हैं, इन सब की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं। और कंबाइंड स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2S गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दुनिया भर की अदर गैसेस जो कंबाइंड स्टेट में है। गैसेस अगर हम स्टेट की बात करें तो गैस जो है वो सिंपलेस्ट स्टेट है, यानी कि इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा जो सिंपल स्टेट है वो है बच्चों गैसेस स्टेट। अब हम बात करते हैं इनका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम कैसे आपस में चेंज कर सकते हैं। ये जो तीनों स्टेट होती हैं ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए आपकी 3 स्टेट में से, जैसे यहाँ पर है आपकी सॉलिड स्टेट, यहाँ हो गई आपकी लिक्विड स्टेट और यहाँ हो गई आपकी गैसेस स्टेट। अगर हम सॉलिड को पिघला लें, यानी कि मेल्टिंग कर लें, तो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। और अगर लिक्विड की फ्रीजिंग कर दें तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमने आइस को पिघलाया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, और अगर हमने वाटर को जमाया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से अगर हम लिक्विड को गर्म कर दें, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, हीटिंग, या इसे बोलेंगे इवापोरेशन, या बोलेंगे इसे बॉइलिंग। तो वो किस में बदल जाएगी, गैस में। और अगर गैस को कर दें कंडेंस्ड, यानी कर दें कंडेंसेशन, यानी कि ठंडा कर दें, कूलिंग, तो वो किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी गैस लिक्विड में। और अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाते हैं तो उस प्रोसीजर का नाम होता है हमारा सब्लिमेशन। तो हमने इस तरीके से देखा कि कैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज को आपस में चेंज कर सकते हैं। ये स्टेट कैसे चेंज हो जाती हैं ये समझेंगे हम, इनमें पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड हैं। सबसे पहले बात करें हम गैस की। तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। जब हम इसे गैस को ठंडा करते हैं, यानी कि या तो प्रेशर लगाते हैं हाई और टेम्परेचर करते जाते हैं कम, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर हमारी जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है। और अगर हम इसे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और बहुत ज़्यादा हम इसे कूल कर देंगे तो ये हमारी सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो क्या देखा हमने कि किस तरह से सिर्फ हमें 2 काम करने हैं, हीट एंड कूल, गरम या ठंडा,
और गर्म और ठंडा करने से ही हमारी जो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में, कब? जब हम उसे ठंडा कर रहे हैं, और जब हम उसे गर्म करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है इनकी जो पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें अब दो प्रॉपर्टी देखें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आती है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और दूसरा है हमारा थर्मल इंटरेक्शन। इसे हम इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन माने पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और थर्मल इंटरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। थर्मल इंटरेक्शन जो है वो जुड़ा है हमारा काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी हमारी जुड़ी है टेम्परेचर से। आप सबको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिलहाल गैसियस स्टेट की। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें जो आपस में पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने पर उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि गैस में हम कहेंगे जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है या थर्मल इंटरेक्शन जो होता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि गैसेस में एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए दूर दूर भागते हैं, और अट्रैक्शन कम होता है इसलिए दूर दूर भागते हैं। तो दोनों चीज़ें याद हो गई। अगर यही चीज़ हम सॉलिड के लिए ले लें तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो हो जाएगा हाई, लेकिन थर्मल इंटरेक्शन हो जाएगा इनमें कम, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। इसका मतलब है कि यही दोनों अट्रैक्शन जो हैं, यही इंटरेक्शन हमें बताते हैं कि हमारी मैटर की कौन सी स्टेट होगी। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने क्या देखा कि अगर हम गैस में चलें तो थर्मल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है, और अगर हम ऐसे चलें, बात करें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की, तो हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में सॉलिड में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों स्टेट में क्या इंटरेक्शन है। अब इसके बाद लेते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, यानी कि गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले गैस की प्रॉपर्टी क्या है, तो हेडिंग आएगा हमारा जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। सबसे पहला है नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। इसका क्या मतलब है कि गैस की कोई भी शेप निश्चित नहीं है, वो जिस बर्तन में जाते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक घर में गैस सिलेंडर है, तो हमारी जो सारी गैस है वो इस सिलेंडर में भरी हुई है। अगर हमने इस सिलेंडर की गैस को एक टायर में भर दिया तो वो सारी गैस अब टायर की शेप ले लेगी। तो इसका मतलब है कि ये जिस भी चीज़ में भरे जाएंगे, जिस भी कंटेनर में भरे जाएंगे, ये उसकी शेप ले लेंगे। दूसरा है नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनका आयतन भी निश्चित नहीं है। आयतन निश्चित नहीं है, इससे मतलब है जैसे मार्केट से आप 1 लीटर दूध लेकर आते हैं, तो चाहे उसे उस बर्तन से छोटे बर्तन में चाहे बड़े बर्तन में पलटिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, उसे जगह 1 लीटर ही घेरनी है। लेकिन गैस के मामले में ऐसा नहीं है। गैस के सिलेंडर में हमारी 14 kg LPG आती है, जो हम घर में हम जलाते हैं गैस। अगर हम इसमें यूज़ करते जाते हैं गैस को, तो ये गैस इस तरह से रह जानी चाहिए जैसे हमारे घड़े में पानी है, और जैसे जैसे हमारा पूरा घड़ा यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम पानी निकालते जाएंगे हमारे घड़े का लेवल नीचे होता जाएगा। लेकिन गैस के मामले में ऐसा नहीं है कि गैस हमेशा ऊपर तक रहती है, यानी कि जितनी गैस निकालते जाते हैं वो कंटेनर में उतनी ही ज़्यादा फैलती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल है
क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे बाहर निकल गए, तो वो 90 जो हैं वो कंजस्टेड होके नहीं बैठेंगे, अब वो पूरा का पूरे कमरे में बैठ जाएंगे। सपोज करिए और बच्चे बाहर चले गए और ऐसे करते करते 20 बच्चे क्लास में रह गए, तो गर्मी लग रही है तो भाई 20 बच्चे खुल के ही बैठेंगे। तो हमने क्या देखा कि गैस का वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, वो जितने बड़े बर्तन में जाती है वो उतनी ही जगह घेर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोने में अगरबत्ती जल रही है या एक कमरे में अगरबत्ती जल रही है, तो अगर हमने अगरबत्ती को एक कोने से उठा के कमरे में रख दिया तो वो अगरबत्ती की जो खुशबू है, जो उसकी गैस है, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी अब उसका वॉल्यूम हो जाएगा कमरे के वॉल्यूम के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि गैस डिफ्यूजेज ईजिली, गैस फैलती बड़ी आसानी से है। देखा है आपने, बड़े इजी है। घर में आपके सिलेंडर है और बाई चांस आपका गैस खुला छूट गया तो क्या होगा, पूरे घर में आपको गैस की स्मेल आने लगेगी। इसी तरह से आप परफ्यूम या डीओ यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी कि गैसेज आपस में आराम से फैलती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, गैसेज आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का क्या मतलब है, जब हम इसे बार बार बोल रहे हैं कि गैसेज इस तरह से होती हैं बहुत दूर दूर, तो अगर इन पे प्रेशर लगा दिया जाए, जैसे ये समझो बच्चों ये प्लेग्राउंड है और आपका हाफ रेसेस चल रही है, इंटरवल चल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ही बेल लगती है तो बच्चों पे दबाव आना शुरू होता है और बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जैसे जैसे हम उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर करेंगे कम, तो हमारी जो गैस है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा टीचर ने आवाज़ लगा दी तो वो सारे क्लास में आके चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि जो हमारी गैस है वो लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती चली जाती है। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि वो जब हम उसे हाई प्रेशर पर जमाते हैं तो वो सॉलिड हो जाती है और देखने में आइस जैसी लगती है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, पहली हो गई कि इनकी शेप निश्चित नहीं है, इनका वॉल्यूम निश्चित नहीं है। दूसरा हो गया आराम से फैलती है। तीसरा हो गया कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, नंबर 4th पॉइंट क्या है, नंबर 4th पॉइंट में आएगा कि गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेंड ईजिली, गैसेस एक्सपेंड्स ईजिली, आराम से फैलती हैं। जैसे डिफ्यूज आराम से होती हैं, ऐसे ही अगर हम इन्हें टेम्परेचर ज़्यादा दे दें तो गैसेस फैलती चली जाती हैं। ठीक है, गैसेस डिफ्यूज एक्सपेंड्स ईजिली। नंबर 5th है लो डेंसिटी, भारी नहीं है, यानी कि बहुत हल्की गैसेस हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इनके बीच में आपस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। तो बच्चों आपने अब क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे नोट भी करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अब जब बात बार बार फोर्सेस की हो रही है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्सेस हैं, तो अब हम फोर्सेस पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे जो फोर्सेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरे होते हैं बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए केमिस्ट्री का आपका ये 5th चैप्टर है, तो इससे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, 4th चैप्टर पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने देखा 3 तरह के बॉन्ड्स पढ़े आपने, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों ये जो तीनों बॉन्ड्स थे ये विद इन द मॉलिक्यूल थे, यानी मॉलिक्यूल के अंदर थे। तो हमने इनको नाम दिया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन से बताए मैंने, आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसे है, जैसे NaCl का अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड है। अगर मैंने HCl लिया तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर मैंने O3 लिया तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यानी ये एक एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि जब एक HCl दूसरे HCl से जुड़ेगा, एक ओजोन
दूसरे ओजोन से जुड़ेगा तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो वो आता है बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में वो मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स अलग भी हो सकते हैं। सेम माने जैसे HCl HCl या HCl H2। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे पहले हमारा एक फोर्स आता है जिसका नाम होता है बच्चों वान डर वाल फोर्स। ये वान डर वाल साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे दिया गया है फोर्स। वान डर वाल फोर्स में हमारे 3 तरह के फोर्स आएंगे। सबसे पहला आएगा हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक। सेकंड आएगा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक। तीसरा आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जिसे हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। ये 3 हमारे हो गए वान डर वाल फोर्स, और 3 से अलग जो हम और फोर्स पढ़ेंगे उसमें एक है हमारा आयन डाइपोल फोर्स और एक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुल मिला के हमें कितने फोर्स पढ़ने हैं बच्चों? हमें पढ़ने हैं फिलहाल 5 फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स और लास्ट में है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है बच्चों? हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल पर डाइपोल पहले से ही मौजूद होता है। डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। द्वि माने 2, ध्रुव माने पोल, यानी कि 2 पोल। डाई माने 2, पोल माने ध्रुव। कैसे? जैसे HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके अंदर खिंचाव चल रहा है इस बॉन्ड को लेकर, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा नेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। डाइपोल मूवमेंट, ये सब हमने 4th चैप्टर में देखा था। अब जो हमारा HCl है और अगर हमारा दूसरा HCl मॉलिक्यूल है तो हम देख रहे हैं ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी कि एक डाइपोल पहले से ही है, एक डाइपोल पहले से ही है और उनके बीच में जो फोर्स लगा उसका नाम हो गया बच्चों डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लियर? इसी तरह से हमारा एक मॉलिक्यूल हम सेम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। मैंने लिखा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये अभी हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये हमारा पहला ही टाइप चल रहा है। अब हम देखें H पर पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पर पार्शियल नेगेटिव है, फिर H पर पार्शियल पॉजिटिव है, H पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में घुल जाता है। क्यों? क्वेश्चन बन गया ना, या क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत अच्छा एक तुम्हारा कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि HCl और वाटर में कौन सा फोर्स है, तो आपको तुरंत लिखना है डाइपोल डाइपोल। तो इसके लिए बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये पता लगाना कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। अब इस मॉलिक्यूल में भी हमारा क्या बन गया? डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो शायद अब आप सारे एग्जाम्पल्स डाइपोल वाले कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 फोर्सेस पे, जिसका नाम है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? जैसे HCl है, हमें पता है कि HCl पर ऑलरेडी डाइपोल है, लेकिन जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है उस पर हमारा कोई भी डाइपोल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का। जैसे क्लास में एक बच्चा बहुत पढ़ाकू है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा बच्चा बैठता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। लेकिन जब एक पढ़ाकू और बिना पढ़ने वाले बच्चे को एक साथ बिठा दिया तो क्या होगा? जो पढ़ने वाला बच्चा है
उसको देखकर बिना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाएगा। यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर पर क्या क्रिएट कर देगा, एक पोल क्रिएट कर देगा। ऐसे ये टेम्परेरी एक पोल क्रिएट करेगा और जिसकी वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। इस तरह के हम फोर्स को बोलेंगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। लेकिन ये फोर्स भी बच्चों सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं लग सकता। केवल अब तुम ये सोचो कि क्लास का हर पढ़ाकू बच्चा बेवकूफ़ बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देगा, नहीं। तो ये तो बच्चों इसी तरह से है कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही इंड्यूस कर सकता है। तीसरा आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब होता है कि उसने अपने ऊपर डाइपोल बनाया। कब बनाया? जैसे ये हमारे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, हम देख रहे हैं दोनों ही नॉन पोलर हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को देखकर अपने ऊपर डाइपोल क्रिएट करता है, यानी तुरंत डाइपोल क्रिएट किया दूसरे को देखकर, तो कहलाया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इस डाइपोल को देखकर दूसरे ने भी क्या किया, अपने ऊपर डाइपोल क्रिएट कर लिया, यानी उससे इंड्यूस हो गया। इंड्यूस माने हिंदी में होता है प्रेरित, और इंस्टेंटेनियस माने होता है तात्क्षणिक, यानी कि तुरंत तैयार होने वाला। तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ और इसको देखकर ये इंस्पायर हुआ, इंड्यूस हुआ और दोनों के बीच में लग गया फोर्स। ठीक, तो ये हमारे हो गए अभी 3 फोर्स। अब बात करते हैं हम चौथे फोर्स की, जिसका नाम है आयन डाइपोल फोर्स। लेकिन ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों फोर्स हमारे फिर भी वीक फोर्स में आते हैं, लेकिन ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाते हैं। ये जो वांडर वाल फोर्स होता है बच्चों, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स बढ़ता चला जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है पार्ट। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, क्या लिख सकते हैं साथ में इसका, मॉलिक्यूलर मास या साइज बढ़ने पर वांडर वाल फोर्स बढ़ता है। आयन डाइपोल फोर्स की बात करते हैं। आयन डाइपोल में क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुमने नमक को पानी में घोला, तो नमक पानी में कैसे घुल गया? जैसे ही नमक पानी में गया तो इसके आयंस फ्री हो गए। अब पानी में ये है, 2 पार्ट है पानी में, तो जो Cl है नेगेटिव वो H से जाके जुड़ गया, और जो Na वाला पार्ट है वो O से जाके जुड़ गया। तो ये आयन बन गए, और ये क्या बन गए बच्चों, 2 पोल, यानी कि डाइपोल। तो इस तरह के फोर्स को कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ये पहले वाले फोर्सेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड लास्ट में आता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमने डिटेल में 4th चैप्टर में भी पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा उन एटम्स के साथ बनता है जो साइज में तो हो वेरी स्मॉल इन साइज और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, तब बनता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही साइज में बहुत छोटे हैं और तीनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से OH कैसे जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। इसी तरह से अमोनिया, ये भी क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। या अमोनिया और वाटर में भी क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड चैप्टर कहाँ पढ़ा था, जब चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो गई। गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी में पहली है मास, दूसरी है वॉल्यूम, तीसरी है प्रेशर एंड 4th वन इज टेम्परेचर।
यानी कि ये चैप्टर हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले इन चारों प्रॉपर्टीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे बताया ना अभी गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो अब ये गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम नापते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मास की। व्हाट इज़ मास? मास को हम स्मॉल m या w वेट से भी डिनोट कर देते हैं। मास माने अमाउंट ऑफ द गैस। अमाउंट ऑफ द गैस इन ए कंटेनर इज नोन एज मास ऑफ द गैस। जैसे आपके घर में कोई सिलेंडर लेकर आया, कौन लेकर आएगा? हॉकर लेकर आएगा, और उस हॉकर ने आके आपको सिलेंडर दिया, तो आपने उसके ऊपर पढ़ के देखा तो उस पर सिलेंडर पर लिखा है 30 kg। आपने अपने घर का खाली सिलेंडर लिया और उसे तोला और उस पर लिखा है 14 kg। आपने उन दोनों सिलेंडर को तोला, क्योंकि सिलेंडर पर लिखा होता है कि सिलेंडर कितने किलो का है और उसमें गैस भरने के बाद वो कितने किलो का हो गया। ठीक है, 14 लिखा है या 16 लिखा है, जो भी लिखा है, 16 kg लिखा है। तो आपने देखा कि आपका जो खाली सिलेंडर है उसका वेट बिल्कुल 16 kg है, लेकिन जो भरा सिलेंडर है उसका वेट अब 30 की जगह 28 kg आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि आपके सिलेंडर में कुल 12 किलो गैस आई है, जबकि एक सिलेंडर में कितनी गैस आनी चाहिए? 14 kg। तो हम किसी भी गैस को, जैसे हम चीनी तोलते हैं ना, तो चीनी खुली तुल जाती है, लेकिन गैस नहीं तोल सकती क्योंकि गैस उड़ जाएगी। तो गैस तोलने के लिए हम गैस कैसे तोलते हैं? खाली सिलेंडर को तोलें, भरे सिलेंडर को तोलें, यानी खाली बर्तन को तोलें, भरे हुए बर्तन को तोलें, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा मास कहला जाएगा। अब किसी गैस का मास कैसे निकालते हैं? तो बच्चों, मास की सबसे पहले यूनिट देखें तो मास की छोटी यूनिट तो है ग्राम, लेकिन MKS यूनिट, SI यूनिट इसकी है किलोग्राम। अब बात करें हम मास देखने की, तो मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स से, जिसे हम कहते हैं मोल्स को अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और मोल्स का सिंबल होता है N। तो N इज इक्वल टू होता है बच्चों M/M, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। गैस का हम मास और नीचे लिखेंगे उसका या तो एटॉमिक मास या फिर उसका क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो हम गैस के अगर मोल्स दे रखे हैं तो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मोल हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस माने H2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन हमें 10 ग्राम लेनी है। या हमें हाइड्रोजन का मास दे रखा होता 20 ग्राम, तो हम उसे 2 से डिवाइड करते तो हम कहते कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? हमारे हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं। तो इस तरह से सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी मास। अब पढ़ते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, वॉल्यूम माने गैस को जिस कंटेनर में रखा गया है वो उतनी ही जगह घेर ले। कंटेनर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L × B × H। तो हमें उस कंटेनर का वॉल्यूम पता लग जाएगा, और जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का भी वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम किस में निकालते हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, जैसे ये हमारा एक क्यूब है तो इसमें 3 साइड है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे आपके घर में टैंक होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका आकार कैसा भी है, उन सबके वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूले से हम वॉल्यूम किसी भी कंटेनर का निकाल सकते हैं और उस कंटेनर में पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी गैस है। बात करें MKS सिस्टम की, तो MKS सिस्टम में इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो ये तो हो गई मीटर क्यूब। और अगर हम मीटर क्यूब को डेसीमीटर में बदलें तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। तो 10 × 10 × 10 तो बन जाते हैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। या 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलें तो 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो 100 × 100 × 100 तो बनता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 dm³ इज इक्वल टू क्या बन जाता है बच्चों? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
अब हम जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में लेने के बजाय ज़्यादातर किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। और हमें पता है 1 लीटर में होते हैं बच्चों 1000 ml, और 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी अगर हमारा कोई क्यूब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उसमें कितना ml लिक्विड आएगा, 1 ml लिक्विड। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 dm क्यूब, या 1000 लीटर बराबर बनेगा यहाँ पर, या 1 मीटर क्यूब बराबर बनेगा हमारा 1000 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 10 की पावर 3, और डेसीमीटर बराबर किसके हैं, लीटर के। तो जितने डेसीमीटर क्यूब होंगे उतने ही मीटर क्यूब में लीटर होगा। तो बच्चों हमें सारी यूनिट्स याद करनी है। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर। हमें यूनिट्स लगातार चेंज भी करनी पड़ जाती हैं, इसलिए हमें ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रॉपर्टी है गैस की कि गैस जो होती है जिस कंटेनर में रखी जाती है वो सारी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। एग्जाम्पल, ये एक बर्तन है, इसमें गैस भरी हुई है, तो ये गैस हर दीवार पर क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगाया जा रहा है मॉलिक्यूल्स द्वारा, वो कहलाता है प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो बन जाता है g अपॉन a। और ये भी पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ हमने मास की जगह क्या लिख दिया, d इंटू वी। v माने वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच, और एरिया बराबर होता है L इंटू बी। एल बी से एल बी कटा तो P इज इक्वल टू आ गया एच डी जी। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, तैयार हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की यूनिट की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो जब हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर हवा का प्रेशर लग रहा है, इसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारे ऊपर एनवलप है, जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर एयर सबसे भारी है, तो ये जो हम पर प्रेशर लगाती है ये प्रेशर होता है बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम बोल देते हैं 1 atm। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये नापा जाता है बच्चों बैरोमीटर से। ठीक है, और अगर कोई बर्तन में गैस भरी हुई है तो उसका प्रेशर नापा जाता है बच्चों मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। तो ये क्वेश्चन है 1 नंबर के। एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापेंगे हम बैरोमीटर से, और जो हमारा किसी बर्तन के अंदर कोई गैस भरी हुई है उसे नापेंगे हम मैनोमीटर से। ठीक है, अब देखते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापा जाता है। तो इसके लिए हम एक चौड़ा सा ट्रफ लेते हैं। ट्रफ माने एक जैसे परात टाइप का बर्तन। ठीक है, इसमें हम एक ट्यूब, कांच की ट्यूब जो एक सिरे से बंद है और एक सिरे से खुली है, इस ट्यूब में हमने भर दिया बच्चों मरकरी। क्या भर दिया? मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होती है, और इस कंटेनर के अंदर भी हमने क्या भर दिया बच्चों? मरकरी भर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से एयर जो है इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाती है, और ये जो इसमें ट्यूब में मरकरी भरी हुई थी ये अपने को एडजस्ट करती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी मरकरी होती है वो कितनी रह जाती है। हमें देखना है कि कितनी इसमें एयर आ जाती है और कितनी इसमें मरकरी आ जाती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो मरकरी का लेवल है ये हमारा
जो 1 मीटर की ट्यूब थी यानी कि 100 सेंटीमीटर थी, ये मरकरी नीचे आने के बाद 76 सेंटीमीटर लेती है। यानी कि अब जो हमारा प्रेशर होता है हम उसे मान लेते हैं कि जो हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या वो बराबर होता है 760 mm ऑफ मरकरी, जिसमें एक और यूनिट है जिसे हम टोर कहते हैं, यानी कि 760 टोर। ये तो हमारी कितनी, अब हम यानी कि जो हमारी प्रेशर है वो हम किससे मेज़र कर सकते हैं, ATM में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और टोर में। लेकिन अगर MKS यूनिट में चलें तो MKS यूनिट हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे HDG से। हाइट यहाँ पर थी 76 सेंटीमीटर, और अगर हमें MKS यूनिट करनी है तो हम इसे मीटर में बदलेंगे। डेंसिटी हम रखेंगे मरकरी की, और मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 13.6 ग्राम को हम क्या बनाएंगे बच्चों, किलोग्राम, और जो हमारा पर सेंटीमीटर क्यूब है उसे हम बनाएंगे मीटर। और फिर हमारी ग्रेविटी हो गई 9.8। तो इन सबको सॉल्व करके आता है बच्चों आंसर ये, और इसकी यूनिट हम लिखते हैं पास्कल, ठीक है। या हम प्रेशर की यूनिट क्या बना सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी एक यूनिट MKS भी तैयार हो गई। इसके अलावा एक और यूनिट होती है बार। एक ATM बराबर 1.01 बार। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि हम इस ट्यूब में मरकरी ही क्यों भरते हैं। तो बच्चों इसका 3 कारण है। नंबर 1, मरकरी वॉलेटाइल नहीं है, यानी कि मरकरी वेपर्स बन के नहीं जाती। ये जो स्पेस आया है ना बच्चों, ये बिल्कुल वैक्यूम बन चुका है, जबकि अगर पानी होता तो वेपर्स बन जाती, वैक्यूम नहीं रहता। तो वैक्यूम नहीं है तो इसका मतलब सारा का सारा प्रेशर जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम यानी कि कब है वैक्यूम, जब मरकरी वॉलेटाइल नहीं है। तो मरकरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल, इसलिए हमने मरकरी लिया है, ठीक है। नंबर 2 है डू नॉट स्टिक ऑन द वॉल। ये मरकरी जो है ये ग्लास की दीवारों पर चिपकती नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा यूज है वो है इसका हाई डेंसिटी। हमें मालूम है कि इसकी डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसकी जगह पानी भर देते तो हमें कितनी लंबी ट्यूब चाहिए होती, जो हमारा 76 सेंटीमीटर मरकरी ने जगह घेरी है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, और हमारा जो आंसर है वो सोचिए आप कितना ज़्यादा आता। यानी कि ट्यूब की लंबाई कम से कम 11 मीटर तक चाहिए होती है, और 11 मीटर की ट्यूब को आप संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसकी वजह से हम 3 कारण हैं जिसकी वजह से हम मरकरी भरते हैं। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट जिसका नाम है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस वो गर्म है या वो ठंडा है उसे नापते हैं हम किस में, टेम्परेचर में। और टेम्परेचर जनरली हम अपनी भाषा में किस में नापते हैं, हम टेम्परेचर नापते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस में। किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। जैसे हम बोलते हैं बहुत गर्मी हो रही है भाई, हो ही रही है ना, देखो मुझे भी इतना पसीना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं AC चलाती हूँ, फ़ैन चलाती हूँ तो उसकी जो आवाज़ होगी उसमें जो वीडियो की जो मेरी वॉइस है वो दब जाती है, आवाज़ की क्लैरिटी आप तक अच्छी नहीं पहुँचेगी। तो आपको अच्छी क्लैरिटी देने के लिए मैं पसीने बहा रही हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है हम किस में नापते हैं? टेम्परेचर नापते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। जैसे आज का तापमान न्यूज़ चैनल में देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। भाई सहारनपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या हाल हो रहा है। हम तो गर्मी से बहुत ही ज़्यादा झुलस रहे हैं कहना होगा। तो टेम्परेचर हम जनरली डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, जबकि जो इसकी SI यूनिट है वो होती है बच्चों केल्विन। और केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और 273.15 थोड़ा सा कैलकुलेशन में टफ हो जाता है, तो हम कैलकुलेशन में केवल 273 ही
ऐड कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या समझ में आया आपको? क्या पता लगता है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, अगर एक गर्म चाय की प्याली हो, ठीक है, क्या हो? गर्म चाय की प्याली हो और उसे रख दिया बाहर, तो क्या होगा बच्चों? चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी हीट बाहर चली जाएगी और बाहर क्या हो जाएगी? अब गर्मी हो जाएगी। तो पता है आपको कि हीट कहाँ बहती है? गर्म से ठंडे की तरफ। और आजकल कोल्ड ड्रिंक ले लो, अब तो चाय का मौसम खत्म, कोल्ड ड्रिंक शुरू, तो आपने इस बर्तन में क्या ले लिया? कोल्ड ड्रिंक ले ली। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक ले ली और बाहर छोड़ दी, तो क्या होगा? आपकी कोल्ड ड्रिंक चाय जितनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, उससे जल्दी आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक कैसे गर्म हो गई? कि जो हमारी बाहर की हीट है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया हीट कहाँ से बहती है? हॉट टू कोल्ड। तो जब चाय गर्म थी तो बाहर भागी, और जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो हीट अंदर गई। तो ये समझ में आ गया। और कब तक हीट चलती है? टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा हीट का ट्रांसफर चलता ही रहता है। तो बच्चों, ये हमने 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम आते हैं गैस लॉज पर। कितने सारे गैस लॉज हैं? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं, 1-2 लॉ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है गर्मी बहुत है और आपको बड़ा ही जल्दी लग रहा है कि मैडम का लेक्चर जल्दी जल्दी ख़त्म हो। भाई पानी वानी पिए तो आप तो पी लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम गैस लॉज की तरफ। तो बच्चों, अब बात करते हैं गैस लॉज की। गैस लॉज में सबसे पहले हम लॉ पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल का नियम। ठीक है, गैस के नियम में सबसे पहला नियम किसका है? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम जो है ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, और रॉबर्ट बॉयल ने दिया था ये 1662 में। कितना अच्छा हिसाब किताब है कि जो जो नियम बनाता है केमिस्ट्री फिजिक्स में वो अपना ही नाम रख देता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन ने देखा सेब नीचे आया, नीचे क्यों आया? तो वो बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो ऐसा ही बच्चों आप भी कोई काम करिए जिससे कि आपके नाम पर भी कोई लॉ बन सके। और ये कब होगा? जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो बच्चों हमारे पास 4 टर्म है। नंबर 1 अमाउंट ऑफ गैस, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 वॉल्यूम, और नंबर 4 टेम्परेचर। अभी हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज कितनी पढ़ी? टोटल 4। इन चारों मेजरेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? किसी 2 को कांस्टेंट कर देना है, 2 को ही लेके चलना है, यानी कंपैरिजन इस बार हमें करना है केवल 2 प्रॉपर्टीज का। तो देखिए यहाँ पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का। तो ये नियम कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज inversely proportional to the volume। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ जो अमाउंट है वो गैस का फिक्स्ड है। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट गैस, यानी NB नहीं बदल रहा है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। PV इज इक्वल टू K। PV मल्टीप्लाई हो गया, तो PV इज इक्वल टू K। K क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। अब आपने कितना वॉल्यूम लिया? ये V1। अब आपने इस पर प्रेशर लगाया, दबाव बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ा तो आयतन घट गया, यानी कि वो कम जगह में आ गई। तो आपने क्या देखा कि अगर आप प्रेशर लगभग दुगना करते हैं तो उसका आयतन जस्ट हाफ रह जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर डबल
इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस टू हाफ। क्लास में देख लो भाई, जब टीचर प्रेशर रखेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम घटेगा। किसका वॉल्यूम, क्लास का वॉल्यूम। कैसे, स्टूडेंट पास आते चले जाएंगे, टीचर को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में प्रेशर खत्म, वॉल्यूम ज़्यादा। बच्चे कहाँ गए, स्कूल में तो है ही नहीं, बच्चे तो फैल चुके हैं, यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। कहाँ कहाँ, कोई नानी के यहाँ है, कोई चाची के यहाँ है, कोई बुआ के यहाँ है, कोई मनाली है, कोई शिमला है, कोई मसूरी है, घूम रहे हैं बच्चे। क्यों, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। अपने ऊपर ही रख के देखो एग्जाम्पल, ठीक है। आजकल तुम्हारे ऊपर प्रेशर बहुत कम हो रहा है, तो हमने क्या देखा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अगर हमने किसी गैस का प्रेशर बढ़ाकर P2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम घटकर कितना हो जाएगा, V2। तो क्या फॉर्मूला बना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर हम इसमें ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ किस में खींचेंगे, P और V में। हमने देखा दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। ठीक है। यानी कि अगर हमारा प्रेशर घट रहा है तो हमारा वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर। लेकिन यदि हम टेम्परेचर गैस का चेंज करते गए, T1 T2 T3, तो बच्चा आपको पता है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जगह ज़्यादा घेरेगी ना। तो अगर हम एरिया निकालते चले जाएं, यहाँ पर हम देखेंगे T1 से ज़्यादा है T2 और T2 से ज़्यादा है T3। तो टेम्परेचर कम है तो जो एरिया है गैस का पर्टिकुलर बर्तन में वो कम। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया। हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो गैस और भी ज़्यादा फैल गई। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, तो हम देख रहे हैं उसका जो एरिया है गैस का वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ग्राफ खींचते हैं P और 1/V में। अभी आपने देखा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और P यहाँ पर अगर हम 1/V लगा दें तो क्या होगा, हमारा ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें भी अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर देखें तो हम देखेंगे T1 T2 T3 T4, तो T4 का एरिया ये इतना आएगा। अब हम ग्राफ खींचें अगर PV और P के बीच में, तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन आता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। यानी आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए PV पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ाइए PV पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी P और V, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो ये क्या बना बच्चों, हमारा बॉयस लॉ। अब बात करते हैं हम बॉयस लॉ की एप्लीकेशन की। यानी बॉयस लॉ हमारा कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए बच्चों, आप लोग एक गुब्बारा लेते हो और उसे हवा से भर लेते हो। ठीक है, आपने उस गुब्बारे में एयर भर ली। आपके पास एक बैलून है और आपने उस बैलून में क्या भर ली, एयर भर ली, और आपने उस बैलून को हवा में छोड़ दिया। तो आपका बैलून ऊपर चलता चला जाता है, नीचे तो नहीं आता, किधर जाता है, ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा का प्रेशर घटता है। प्रेशर उल्टा है वॉल्यूम के, ऊपर चल रहे हैं, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलेंगे, एक्सपेंड होंगे। जब वो एक्सपेंड होंगे तो हमारा गुब्बारा ऊपर को चलता चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गई। इसे हम हॉट एयर बैलून भी कह सकते हैं या सिंपल बैलून भी कह सकते हैं कि ये कैसे हवा में ऊपर चलते चले जाते हैं।
दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको बैलून किस तरह से ऊपर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कैसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ हैं, तो यहाँ पर एयर कैसी है बच्चों, डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कैसा है, कम, एयर की डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी एयर कम होती जाएगी, तो एयर हो जाएगी लेस डेंस। लेस डेंस क्यों हो गई, क्योंकि डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर घटा तो डेंसिटी भी एयर की कम हो गई, और जब एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बच्चों आपको सफोकेशन फील होगा, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको घुटन लगेगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कि एल्टीट्यूड पर जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो माउंटेनियर्स होते हैं बच्चों, वो क्या लेकर जाते हैं, वो फिर अपने साथ गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में जाते हैं। जैसे माउंटेन जब उस पर चढ़ते हैं माउंटेन पे, या फिर माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले लोग, या फिर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाने वाले लोग अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारी प्रेशर घटने पर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, और इसी कारण से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है। अब आते हैं बच्चों हम सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ कौन सा है बच्चों, ABC, B खत्म तो क्या शुरू हुआ, C शुरू हुआ। तो दूसरा लॉ क्या है बच्चों, दूसरा लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ बड़ा सिंपल है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींच रहे थे तो इस ग्राफ का नाम था बच्चों आइसोथर्म। इसमें लिख लेंगे आइसो माने कांस्टेंट यानी सेम, और थर्म माने टेम्परेचर, यानी कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था ये ग्राफ कहलाया था आइसोथर्म। अब आ रही है बात हमारी कांस्टेंट प्रेशर की, यानी कि हमारा जो अमाउंट है गैस का वो भी कांस्टेंट है, वो भी निश्चित है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा फंडा है कि अगर हम किसी गैस को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो फैलेगी, एक्सपेंड होगी, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये कहते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 1 डिग्री बढ़ाने पर 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है, या 1 डिग्री घटाने पर 1/273 टाइम्स घट जाता है। यानी कि जो नया वॉल्यूम है वो पुराने वॉल्यूम से कितना हो जाएगा, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पुराना टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम जब इसमें कॉमन लेंगे V0, तो ये क्या बनेगा 1 + 1/273 T। तो V0 = 273, ठीक है, ये ऊपर T है, प्लस T/273, तो ये आ गया VT/V0 = T/T0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये बाद वाला टेम्परेचर। तो क्या बन गया V2/V1 = T2/T1, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, V/T = कांस्टेंट, यानी V1/T1 बराबर V2/T2। तो चार्ल्स लॉ में हमने देखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से दिखाई देगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई 4 ग्राफ आ गए और उसमें से पूछ लिया कि कौन सा ग्राफ सही है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम अगर इस तरह से ग्राफ खींचें, अभी हमने बताया कि ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और एट कांस्टेंट प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों आइसो बार। आइसो माने कांस्टेंट, और बार अभी बताया था प्रेशर की यूनिट, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, आइसो बार। ये P1
P2, P3, P4। प्रेशर जैसे जैसे कम होगा, जितना प्रेशर क्या करेंगे, ये P1 जो है, P1, P2, P3, P4, तो जितना प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा उतना वॉल्यूम घटता चला जाएगा, यानी ग्राफ नीचे को आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर बच्चों हमेशा वॉल्यूम कम होता है। ये तो आपको समझ में आया था। तो इस तरह से हमारा ये चार्ल्स लॉ पूरा होता है। अब इस चार्ल्स लॉ में हमने ग्राफ भी देख लिया और फॉर्मूला क्या बना, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब आता है इस चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन होगी इसकी बच्चों, कि अगर आप कहीं भी किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एक टायर है और टायर में अगर आप एक छोटे से टायर को हवा भर ली उसमें, ठीक है, चलिए उसका वॉल्यूम जितना आना था आ गया, लेकिन अगर उस टायर को आपने खुले में धूप में ले जाके रख दिया तो अक्सर टायर बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर रखने पर धूप में टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का जो वॉल्यूम है वो फैलेगा, इसीलिए वो टायर फट जाएगा। तो हमेशा देख लेना, जब भी आप अपनी गाड़ियों में हवा भरवाते हैं टायर में तो थोड़ा सा खाली रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से कि जो आपके बर्तन में गैस होती हैं वो भी थोड़ी सी खाली रखी जाती हैं। जैसे हम एक बर्तन में सॉस भर रहे हैं, कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक भर रहे हैं, तो वो थोड़ी कम भरी जाती है। आप ये ना सोचें कि कंपनी वाले आपको उल्लू बना रहे हैं, थोड़ा सा कम भर के दे रहे हैं। वो कम किस लिए भर रहे हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर, अगर सपोज करिए आपने उसे लाके फ्रिज में नहीं रखी बल्कि कमरे में रखे छोड़ दी, अलमारी में रख दी और अलमारी का टेम्परेचर आपका बढ़ गया, तो जब आपका अलमारी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस फैलेगी और फैलने के बाद अगर उसे जगह नहीं मिली तो आपकी बॉटल फट जाएगी। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। तो इस तरह से बच्चों आज आपने कितने लॉज पढ़े, आज आपने 2 लॉ पढ़े। एक पढ़ा आपने बॉयल्स लॉ और दूसरा पढ़ा आपने चार्ल्स लॉ। अब हमारा 3rd नंबर पर आता है गैलुसैक लॉ, फिर हम पढ़ेंगे अवोगाद्रो लॉ। इन 4 लॉज को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो इन चारों को जोड़कर बनेगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ एंड देन ग्राहम्स लॉ। तो बच्चों 2 लॉज के बाद अब हम जितने भी लॉज हैं और जो हमारा बाकी का पोर्शन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जब तक आप क्या करेंगे, आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबसे पहले आप अपनी NCERT की बुक उठाएंगे, उसमें जो इन 2 लॉज पर है वो क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स में दिए होते हैं, दिनेश में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो सारे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए इंतज़ार करिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।